नमस्कार साथियों, आज की क्लास में कुछ नया शुरू किया जा रहा है। हम आज सीटेट 2013 का पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। सीटेट बहुत ही जल्द अपनी परीक्षा आयोजित कराने वाला है, तो जो भी विद्यार्थी, प्रतियोगी छात्र सीटेट या विभिन्न टाइप के टेट्स के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्नों का पैटर्न लगभग एक जैसा ही रहता है, कुछ ऊपर नीचे करके लगभग क्वेश्चन उसी टाइप के हर बार पूछे जाते हैं। तो ये पहला जो पेपर आपका सॉल्व कराया जा रहा है, ये 1 to 5 आप सभी लोग जो भी टेट की परीक्षा दे चुके हैं, सीटेट दे चुके हैं, या बहुत से ऐसे भी छात्र होंगे जो पहली बार टेट या सीटेट की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो उनको पता होगा कि इसमें 2 वर्गों में परीक्षा होती है, एक 1 to 5, दूसरा 6 to 8। प्राइमरी के लिए जिसको हम 1 to 5 बोलते हैं, और जूनियर टेट या सीटेट जिसे हम 6 to 8 बोलते हैं। तो आज जो इसका पहला पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, जो कि 2013 जून में सीटेट परीक्षा आयोजित कराई गई थी। सीटेट एंड टेट्स के अभ्यर्थी इसे ध्यान से देखें। सीटेट एंड टेट्स, ठीक है। अब इस टेट्स में मतलब यूपी टेट्स हो सकता है, उत्तराखंड टेस्ट हो सकता है, राजस्थान टेस्ट हो सकता है, हरियाणा टेस्ट हो सकता है। विभिन्न जो स्टेट्स हैं उनमें आयोजित होने वाली टेट की परीक्षा या फिर सी टेट, हालांकि जो एग्ज़ाम ये पेपर सॉल्व कराया जा रहा है ये सी टेट का है, लेकिन ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन टेट में भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है। एक पहला क्वेश्चन दिया है ax + 1/ax = 5, और आपको फाइंड करना है x² + 1/² का मान। ये गिवन है और ये फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। आप देख पा रहे हैं x + 1/x = 5, और फाइंड करना है आपको x² + 1/x²। तो इसके बारे में इस तरह के क्वेश्चन तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल अननोन टू नोन सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखें। इसका एक बहुत ही आसान तरीका होता है, ध्यान से देख लें, नोट कर लें। जब भी ऐसी कोई वैल्यू दी है x + 1/x, a + 1/a, मतलब एक कोई आपका x दिया है या a दिया है, यानी वेरिएबल दिया है, और उसका दूसरा इन्वर्स दिया है, उल्टा दिया है, ठीक है। तो ये दिया आपका x और ये उसका व्युत्क्रम 1/x, बीच में प्लस लगा हुआ है। x + 1/x = 5, और वैल्यू फाइंड करनी है x² + 1/x²। तो बहुत आसान सा होता है। ये जो नंबर आपका जो भी वैल्यू दी हो, 5² - 2 करना होता है आपको, तो ये आ गया 23। यही इसका सही मान हो गया। क्या किया गया है, जो भी वैल्यू दी है x + 1/x की, उसका वर्ग कर दें और माइनस
2 कर दें तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है। और अगर सपोज करो इसमें ऐसे दिया होता एक्स माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू 5 और फिर आपको फाइंड करना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तब आप क्या करते? दोनों में अंतर क्या है? अगर आप देखते हैं ये a प्लस बी है, इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ प्लस आता है, a माइनस बी है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा। यानी दोनों कंडीशन में वैल्यू यही आएगी, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करने की दी जाएगी। तो अभी आपने क्या दिया, ये जब प्लस था तो आपने क्या किया, 5 का स्क्वायर माइनस 2 किया। यहाँ पर क्या है, माइनस है तो इसमें क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 27। 5 का स्क्वायर सीधी सी बात है 25 होता है, उसमें पहले में माइनस 2 किया 23 आ गया, यहाँ पर प्लस 2 कर दिया 27 आ गया। आसान सी ट्रिक होती है और ज़्यादा इसमें कुछ करने का नहीं रहता है। ठीक है, अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे डॉट डॉट करके प्लस 10 और माइनस 50 यहाँ पे लिख दिया गया है। बोला गया इसका मान बताओ, का मान बताओ। वो आप क्या देख पा रहे हो, ये 1 से लेके 10 तक सारे नंबर प्लस में दिए हैं, क्रम से दिए हैं 1 2 3 4, सारे नेचुरल नंबर हैं। 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं और लास्ट में माइनस 50 करना है। तो हम क्या करें, 1 से 10 तक संख्याओं का योग पता कर लें और जो भी आ जाए तो उसमें हम क्या करें, 50 माइनस कर लें। तो 1 से 10 तक जो संख्याएं हैं वो कितनी होंगी, 10। ठीक है, और इसका योग पता करने के लिए सही यही आसान होता है, आसान सा तरीका होता है कि जितने नंबर हैं क्रम से 1 से शुरू होकर जितनी संख्याएं हैं वो कितनी हैं, 10। यानी n जितना है, n मतलब नंबर जितने हैं 10, और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई n प्लस 1, यानी 10 नंबर है तो 10 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो गया आपका 11, और ये क्या है आपका माइनस 50। ये इतने तक का जो योग है 10n इंटू n प्लस 1 अपान 2 कर दिया तो ये 1 से लेके 10 तक का आपका योग आ जाएगा। 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना होता है तो हम करते हैं n है वो हमारा 10, n प्लस 1, 10 प्लस 1 11 अपान 2, n इंटू n प्लस 1 अपान 2 होता है। हमें 1 से लेके जितनी भी संख्याएं का योग पता करना हो उसका फार्मूला, और माइनस 50। तो ये आप क्या करना है, 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये 5 आ गया, 11 5 जा 55 माइनस 50 क्या आ गया माइनस करने पे 5, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे 8 9 10 सारे प्लस में दिए माइनस 50। तो 1 से 10 तक संख्याओं का जो योग करना है आपको, n कितने हो गए, यानी संख्याएं कितनी हो गई 10, और हमारा जो फार्मूला होता है वो n ब्रैकेट में n प्लस 1 और होल अपान 2, तो 10 और n प्लस 1 यानी 11, 10 इंटू 11 अपान 2 55 हो गया। अगर केवल योग पता करना होता तो हमारा आंसर 55 होता, लेकिन आगे लास्ट जो नंबर दे दिया गया वो दिया गया माइनस 50, तो 55 माइनस हमने 50 किया आ गया 5, तो यही इसका हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया है कि x कामा x प्लस 3 कामा x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10 ax प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10 का माध्य दिया है, माध्य 10 है। तो
अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा या माध्य है। इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं तो बोल दिया इनका माध्य है। देखिए ये दिया है माध्य 10 संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5, ठीक। 5 संख्याएं दी हैं, 5 संख्याएं दी हैं, उनका माध्य दिया है 10। तो हमें सबसे पहले इनका योग पता करना होता है। 10 संख्याओं का माध्य अगर 5 है तो 10 गुणा आप 5 कर दीजिए, कितना आ गया 50। अब जो संख्याएं दी हैं इसमें वेरिएबल भी हैं और नॉन वेरिएबल भी हैं। तो जो नॉन वेरिएबल हैं उनको आप पता कर लेंगे। 3 5 7 10, तो ये 3 5 8 7 15 10 25 इसको माइनस कर दें, कितना आ गया 25 आ गया। अब इनके साथ में जो वेरिएबल दिए हुए हैं x, उनका सम कर लें तो ये x 5 बार x आया है, इनको अगर आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 25 हो गया। तो जब आप x फाइंड करोगे तो 25/5 आएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें x पता चल गया, x हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें लास्ट 3 जो प्रेक्षण है हमारे, या लास्ट 3 जो नंबर्स हैं इनका माध्य पता करना है, मतलब मीन पता करना है। तो x आ गया 5, ये है पहला नंबर x + 5 यानी 10 हो गया। ये x + 7 यानी 5 + 7 12 हो गया। x + 10 मतलब 5 + 10 15 हो गया। और माध्य पता करना है तो अपान 3 कर देंगे। माध्य का सीधा सा फार्मूला होता है जितनी संख्याएं दी हैं उनका टोटल करेंगे आप, और जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो संख्याएं हमारी हैं 10 12 15, यानी 3 संख्या हुई तो अपान में कर दिया आपने 3। तो इनको अगर आप प्लस करेंगे 10 12 22 और 15 37, यानी 37/3। अब इसको अगर ये पूरा नहीं डिवाइड हो रहा है तो आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 होल 1/3, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ये दिया गया है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हों तो यह होगा। मतलब बताया गया है कि एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज कैसा होगा। वो भी समकोण पर द्विभाजित करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसका एंगल क्या होगा, तो वो कैसा समचतुर्भुज होगा। क्वेश्चन आप समझ में आए तो याद रख लीजिए, ये समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज इसको बोला जाता है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोम्बस। और ये मेरे चैनल अननोन टू नोन में एरिया का चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आयत, वर्ग, समलंब, समचतुर्भुज और आपका यानी कि समांतर चतुर्भुज, उसको डिटेल में बताया गया है, उसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि अगर कोई चतुर्भुज है और उसके विकर्ण यानी कि डायगोनल समकोण पर द्विभाजित करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो उसको समचतुर्भुज बोला जाता है या रोम्बस कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं और क्वेश्चन। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें ये दिया हुआ है x + y का होल क्यूब माइनस x³ + y³ का गुणनखंड है,
गुणनखंड है। इसमें चार सारे में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इसमें देखना है, पहले इसको सॉल्व करना है, फिर पता करना है। ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो a प्लस बी का जब होल क्यूब आइडेंटिटी आप लगाओगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी आ गया। अब जो माइनस आगे लिखा है इसको ब्रैकेट ओपन कर दें तो हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये ध्यान दे दें, जिनको पता है बहुत अच्छी बात, इन्हें नहीं पता है ध्यान दें, ये बीच में साइन माइनस का, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लगे हैं उसके पहले जो भी साइन आया, जैसे यहाँ प्लस आया है तो माइनस हो जाता, अगर माइनस आया होता तो प्लस हो जाता। अब आप देख रहे हो ये प्लस का एक्स क्यूब, ये माइनस का, ये प्लस का वाई क्यूब और ये माइनस का वाई क्यूब कैंसिल हो गया। अब आपका बचा क्या है 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन में हमारा ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, पूरा नहीं मैच कर रहा है, लेकिन ये ध्यान रखें जैसे ये दो ब्रैकेट ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप, ये इतना केवल आपका ऑप्शन में दिया है तो यही करेक्ट आंसर है। 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये दोनों इसके गुणनखंड हैं या फैक्टर हैं। ऑप्शन में केवल 3x प्लस वाई दिया है तो ये भी फैक्टर है, अगर केवल x प्लस वाई दिया होता तो वो भी फैक्टर था, या पूरा दिया होता ऑप्शन तो आपका पूरा आंसर हो जाता। आपको इतना करने के बाद ऑप्शन चेक करना है, अगर सेम दिया है बड़ी अच्छी बात, नहीं दिया है, अगर ये दिया है तो ये आंसर हो गया, ये नहीं दिया है ये दिया है तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका शायद 5th नंबर होगा। जैसे ये बोला गया एक an भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए क्या व्यंजक होता है। एक an भुजा वाले बहुभुज के शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या पता करने के लिए संख्या के लिए व्यंजक है, संख्या के लिए व्यंजक है। ये क्वेश्चन देख लें, एन भुजा मतलब एन भुजा का मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉलीगन या बहुभुज जिसमें 4 साइड हो सकती हैं, 3 साइड हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, कितनी भी साइड का या भुजाओं का बहुभुज हो सकता है। उसमें बोला गया है एक एन भुजा वाले बहुभुज के शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, उसका व्यंजक क्या होता है। जैसे कि सपोज करो मान लो ट्राइंगल है आपका, तो विकर्ण क्या होता है कि एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो विकर्ण होती है। अब यहाँ से यहाँ पर आप नहीं मिला सकते, यहाँ से यहाँ पर नहीं मिला सकते, यानी तो इसमें कोई विकर्ण नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया चतुर्भुज, तो 1 2 3 4 शीर्ष हो गए। मान लीजिए आपने ABCD ले लिया, तो यहाँ से अगर ड्रा करेंगे तो एक ही विकर्ण बना है आपका। ठीक, अगर यहाँ से ड्रा करेंगे ये बनेगा, यहाँ से ड्रा करेंगे ये बनेगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए ऐसे कुछ बना दिए, ऐसे करके पंचभुज, तो इसमें एक को विकर्ण नहीं है। इसमें कितना हो रहा है 1, इसमें 0, इसमें 1। अब इसमें जैसे ये मान लो कहीं से यहाँ से आप डालना इस शीर्ष से, तो एक ये विकर्ण हो गया, एक ये विकर्ण हो गया। 5 वाले में कितने विकर्ण आ गए 2। तो इसका फार्मूला होता है, याद रख लीजिए n-3। n क्या है, नंबर ऑफ साइड। जैसे यहाँ पर 3 साइड हैं, 3 - 3 क्या हो गया 0। ठीक, यहाँ पर कितनी साइड है 4, 4 - 3 कितना हो गया 1। यहाँ पर कितनी साइड थी 5, 5 - 3 कितना हो गया 2। तो देख पा रहे हैं
कि इसका जो व्यंजक है या एक फार्मूला है विकर्ण किसी बहुभुज में एक शीर्ष से कितने विकर्ण डाले जा सकते हैं, उसके लिए जो व्यंजक होता है वो होता है n-3। क्लियर। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक n भुजा वाले बहुभुज के शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक क्या होगी। सारे विकर्ण यानी कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं बहुभुज में, उसके लिए व्यंजक जो होता है कुल विकर्ण की संख्या। कुल विकर्ण अगर पता करने हो कि कितने विकर्ण इसमें डाले जा सकते हैं या खींचे जा सकते हैं, उसके लिए होता है n-3/2। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है अगली बार ऐसा पूछ दें। तो आपको ये भी पता होना चाहिए किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या पता करनी है कि कितने विकर्ण उसमें खींचे जा सकते हैं, तो उसके लिए होता है n ब्रैकेट में n-3 × 2। जैसे सपोज करो n कुछ भी ले लें, आपने 3 ले लिया तो ये 3 - 3 0, पूरा 0 हो जाएगा। आपने 4 लिया, 4 - 3 1 और 4/2 2। देख रहे हैं इसमें 2 विकर्ण हो गए। अगर आप 5 ले रहे हो तो 5 और 5 - 3 2, 2 कैंसिल हो गया तो 5 आ जाएंगे। कुछ भी साइड हो, n का मान कुछ भी हो, ये फार्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा किसी पॉलीगन या बहुभुज में कितने डायगोनल्स या विकर्ण होते हैं या होंगे। अगर एक ही शीर्ष से, एक ही वर्टेक्स से डाले गए विकर्ण या डायगोनल पता करना हो तो उसके लिए व्यंजक होता है n-3। जितने भी n हो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्तीय तल में -2, -3 किस उसके किस चतुर्थांश या पाद में स्थित है। इसके लिए आप सीधा सा ध्यान रखिए, जैसे ये होता है आपका, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे लेते हैं, जैसे ये x ले लिया, ये x डैश होता है, ये y डैश। तो आप देखते हैं यहाँ पर सारे जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इधर जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, ये जो होता है पॉजिटिव होता है और ये जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये आ गया पॉजिटिव। ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट, या इसको प्रथम पाद भी बोलते हैं। दूसरे में क्या हुआ, पहले x की वैल्यू लिखते हैं तो ये हो गई माइनस की, पहले x प्लस वाई प्लस, दोनों पहले वाले में हो गए प्लस, पहले x माइनस वाई प्लस, तो माइनस प्लस अगर पूछा जा रहा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। अब ये आ गया थर्ड, x माइनस वाई भी माइनस, तो ये माइनस माइनस हो गया। इसमें x प्लस वाई माइनस, तो ये हो गया। ध्यान रखिएगा, आसान सा क्वेश्चन होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस का। तो ये -2 -3 दोनों वैल्यू जो x और y की हैं माइनस में है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होगा हमारा। ठीक है, तृतीय या थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आएगा। अब ये क्वेश्चन आता है आपका, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है 7th। जब मैंने ये आपको वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट का टॉपिक पढ़ाया था, तब इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया था
ये देख लें, ये दिया है 248 प्लस ये पूरा लिखा है 52 और फिर दिया है 144। इसका मान पता करना है आपका, का मान है, या इसको सॉल्व करके आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, ये हमारे चैनल अननोन टू नोन में जब आप अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वीडियो देखेंगे तो उसमें पाएंगे, मैंने बता रखा है पहले से। जैसे ये लिखा है रूट है, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं पीछे की तरफ से, तो ये 144 है, इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे क्योंकि ये वर्गमूल का निशान लिखा है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12 यानी कि 12। तो इसको अगर हम हटा दें तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 12, क्योंकि 144 अंडर रूट में था, उसका वर्गमूल निकाला 12 आ गया तो अंडर रूट का निशान भी हट गया। अब ये बीच में है प्लस, एक रूट में है, तो इनको अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64 यानी 64, और 64 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 8, तो यहाँ पर आपका आ गया 8 यानी 8। अभी हो गया 248 प्लस 8, इनको हम जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 256 और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 16। ठीक है ना, वर्गमूल कराना आता होगा, नहीं तो आप फैक्टर से निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और 10-20 तक नंबर के तो वर्गमूल मोस्टली याद ही होते हैं। 256 किसका वर्ग होता है आप तुरंत लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधिका ने 25,000 रुपये में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या है? देखिएगा, कार की कीमत दी गई है आपको रुपये 25,000। पहले वर्ष जो गिरावट आ रही है, कार की कीमत में जो पहले वर्ष गिरावट आई है वो आई है 10% की। दूसरे वर्ष जो गिरावट है वो आई है आपकी 12%। ठीक, अब ये पता करना है कि 2 वर्ष के बाद कार की कीमत में कितनी गिरावट आ गई है। देखिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में इन्होंने लिख जरूर दिया है 25,000 कीमत, अगर ये ना भी दी हो तो भी हम उसकी कीमत में कितनी गिरावट आई है इसको तो पता ही कर सकते हैं। अगर ये पूछता कि 2 वर्ष बाद कार की क्या कीमत बची है या क्या कीमत रह गई है, तब तो ये बहुत ज़रूरी था। इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि 2 वर्ष में उसकी कार में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो केवल इन 2 चीज़ों पर ही आपको फोकस करना है। जो इसकी कीमत दी है 25,000, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। 10% गिरावट आई, ठीक, ये ले लिया आपने 100% का मतलब 100। 10% गिरावट आई यानी 90/100। फिर आपका 12% आई यानी 100 - 12 88। ठीक है, ये 100 कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। अब आपको ऊपर बचा है 88 × 9 और 5 में बचा है 10। 88 और 10 2 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है ना करें तो भी अच्छा है। 88 का × 9 से कर लें, ये आ जाएगा आपका 792/10। डिवाइड इसलिए नहीं है किया था मैंने इसको यहाँ पर कि 10 रहता है, डिवाइड करने में बड़ी आसानी होती है। एक 0 है 1 के साथ, एक डिजिट पर आप डेसिमल लगा दें और ये आपका 10 खत्म हो गया। यानी 79.2% अब उसकी कॉस्ट बची है। तो आप इसको अब क्या करें, गिरावट कितनी आई है तो 100 - 79.2 करना है। तो मैंने बताया था कि इसको 99 से माइनस कर दें और इसको 10 से कर दें। 10 से माइनस करेंगे 8 0 और ये 99 से कर दें तो 20, यानी कि 20.8% की
गिरावट आ गई है कार की कास्ट में, वो भी 2 साल के बाद। अगर और कोई ऐसा ही दिया होता, जैसे यहाँ 10% गिरावट को या कमी को आपने 100 - 10 मतलब 90/100 लिया है, 12% को 88/100 लिया है। अगर थर्ड और कुछ दिया होता तो उसको भी 100 से रेशियो जितना भी परसेंट दिया होता माइनस करके अपॉन 100 कर दे और उसको सॉल्व कर लेते, लास्ट में 100 से ही माइनस कर देते तो वो भी आ जाता। अब देख पा रहे होंगे ये जो इसकी कीमत दी थी उसका इसमें कोई मतलब नहीं है। बहुत से छात्र हमारे इसी में उलझे रहते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। वो ध्यान रखें, वीडियो को सही से देखें, आपके काम का है। ये निःशुल्क सुविधा है आपके लिए, कोई इसका शुल्क नहीं लिया जाता है। आपको सिर्फ वीडियो देखना है और अगर लगता है आपको कि ये आपके लाभ का है, आपके काम का है, वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, आप अपने करियर में इसका कुछ भी योगदान अगर इससे हो रहा है तो वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है इसको बेल आइकन करें जिससे कि सारा मटेरियल आप तक उपलब्ध हो सके। अब ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यंजक x² - 2ax + a² को x + a से भाग देने पर शेष 4 बचता है, तो a का मान है। व्यंजक हमारा दिया है x² - 2ax + a² और भाग करना है x + a से और शेष बच रहा है 4। ठीक, तो ये जो हम देख रहे हैं जो व्यंजक x² - 2ax + a², तो ये x - a का होल स्क्वायर होता है। x + a से भाग देने पर जब भी शेष की बात करें तो आप x + a = 0 लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x = -a। अगर नंबर दिया हो x + 1 x + 2 तो इसमें भी ऐसा करेंगे, तो इसी तरह से उसको लिख सकते हैं आप। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा x का मान, x की वैल्यू कितनी आई है माइनस है और हमारा शेष क्या बच रहा था 4, तो इसको हम यहाँ लिख दें 4। अब जो पहली आसान तरीका है वो x जगह क्या ले लें आप -a और ये -a होल स्क्वायर = 4। ये 4 आपका शेष दिया था और x की वैल्यू ऐसे आ गई थी, तो ये हो गया -2a होल स्क्वायर = 4। जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4a² = 4, a² आएगा 4/4, a² आ गया आपका 1, तो a क्या आ जाएगा हमारा +-1। ध्यान रखिएगा किसी भी नंबर का, संख्या का जब वर्गमूल आप निकालते हो, स्क्वायर रूट फाइंड करते हो, तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू ली जाती हैं। तो +1 - 1 दोनों में जो ऑप्शन दोनों साइन का होगा वही हो जाएगा, और इसमें ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया है तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए, यहाँ पर तो ये जैसे बन गया आपका कि ये होल स्क्वायर बन गया, तो ये कभी ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा होल स्क्वायर बन जाए, नहीं भी बन सकता है। उसके लिए आप क्या करें, ऐसे ही मान लो क्वेश्चन यही था x² - 2ax + a² और ये क्वेश्चन में यही दिया था, शेष 4 बच रहा था तो हमने 4 लिख दिया। और यहाँ पर x = हमारा क्या आया था -a, तो हम x जगह पर -a पुट करेंगे, -2a और ये x माइनस और ये स्क्वायर = 4, मतलब x = -1 आया तो x जगह -1 कर देंगे, -1 + 1 -2 + 2 जो भी वैल्यू आती है वो हम x की जगह पर पुट कर देते हैं। तो जिसका मान पता करना होता है
वो आ जाता है। तो ये क्या हो गया, माइनस का स्क्वायर किया प्लस, माइनस माइनस इंटू किया प्लस, ये तो प्लस में दिया ही हुआ है इक्वल टू 4। इन सबको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4a² इक्वल टू 4, a² हो गया 4/4, तो a² हो गया 1, वही चीज़ आ गई, तो a हो गया हमारा ±1। ठीक है, अब आप देख रखें, ये इसलिए बता दिया गया कि इसमें तो ये होल स्क्वायर बन रहा था, a-b का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया था, तो ऐसे कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि नल हो, तो आप ये भी मेथड सीख लें, तो ऐसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब इसका देखते हैं आगे। ये दिया हुआ है, किसी 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु कितनी थी? 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु, 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ, जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी? तब परिवार की औसत आयु क्या थी? ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, इसे सदस्य कितने थे? 5। औसत आयु कितनी थी? 20। अभी मैंने बताया था एक माध्य वाला क्वेश्चन आया था, माध्य की बात हो या औसत की बात हो, जो भी सदस्य या संख्याएं दी हैं उनका माध्य दिया है या सदस्य या औसत दिया हुआ है, तो इनका योग पता करने के लिए जो 5 सदस्य हैं उनकी आयु का जो योग होगा वो होगा 5 × 20 मतलब 100 वर्ष। क्लियर? ठीक है, हमेशा यही किया जाता है। और ये बोला गया जो सबसे 5 लोगों में जो सबसे छोटा है आयु में वह 10 वर्ष का है। तो पता करना है कि जब वह पैदा हुआ था तब परिवार के जो शेष सदस्य हैं उनकी औसत आयु क्या थी। तो ये देख लीजिएगा 10 वर्ष पहले की बात यानी पूछ रहे हैं, और जब ये पैदा नहीं हुआ था तो परिवार में सदस्य कितने थे? 4, यानी 5 - 1 = 4। और जो उनकी आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ये जो 100 है ये 5 लोगों की है, और 10 वर्ष पहले अगर देखेंगे तो 10 × 5 यानी जो टोटल आया है हमारा 5 लोगों की आयु का जो टोटल 100 वर्ष आया है, और इनकी आयु में अगर हम 10-10 वर्ष घटा दें, यानी जो इस समय 10 साल का है जब वो पैदा हुआ था तो सबकी आयु उस समय 10-10 वर्ष कम रही होगी। तो 10 × 5 यानी 50 ईयर कम हो गया इस टोटल में। तो 100 - 50 करेंगे, 100 - आपने 50 किया, क्या आ गया? 50। और सदस्य कितने बचे हैं? 4। तो इस 50 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये आएगा 12.5
वर्ष या ईयर, और जो इसको हम लिखते हैं तो इसको लिखा जाता है 12 वर्ष 6 माह। आधा साल का मतलब होता है 6 माह। एक वर्ष बराबर 12 माह, तो आधा वर्ष कितना हो गया? 6 माह। तो ये इसका औसत जो हो गया 12 वर्ष 6 माह हो गया। ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि औसत जो भी दिया है उसका टोटल निकालने सदस्य से गुणा करके, और जब कोई एक सदस्य कभी छोड़ के चला जाता है या कभी पैदा हुआ पूछा जाता है तो वही करते हैं। अगर चला गया तो कम कर लिया, जब पैदा हुआ था तब कितने थे, है ना, आ गया तो उसको प्लस कर लेते हैं। यही ध्यान रखना होता है। बाद बाकी उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह से किया जाएगा आपका। अच्छा, एक और ही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। व्रत की परिधि, व्रत की परिधि कोई भी यही नेक्स्ट नंबर है आपका। व्रत की परिधि बोला है 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है। बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो उसका क्षेत्रफल होगा या कितना बढ़ जाएगा या पहले से कितने गुना होगा उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, क्या दिया है उसकी त्रिज्या, क्या व्यास दिया है, क्या रेडियस है, क्या डायमीटर है, कुछ भी आपको पता नहीं है। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस दिया गया है, पहले दिया गया 4 पाई और कह रहे हैं बढ़ा के उसको 8 पाई कर दिया गया, तो ये जस्ट डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, कितने गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है, डबल हो रहा है। जो परिधि है वो दुगनी हो रही है। ध्यान रखिएगा, परिधि, त्रिज्या या व्यास यानी कि रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस जिस रेशियो में बढ़ता है, तो अगर त्रिज्या जिस रेशियो में बढ़ रही है व्यास उसी रेशियो में बढ़ेगा, परिधि उसी रेशियो में बढ़ेगी। परिधि जिस रेशियो में बढ़ रही है त्रिज्या उस रेशियो में बढ़ेगी और व्यास भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पर भले ही आपको त्रिज्या ना दी गई हो, लेकिन परिधि से ये क्लियर हो गया है कि किसी व्रत की परिधि अगर 4 पाई से 8 पाई कर दी गई यानी कि दुगनी कर दी गई, तो इसका मतलब है कि उसकी त्रिज्या भी डबल की गई है। अब ये पूछा गया तो उसका क्षेत्रफल होगा दुगुना, तिगुना, चौगुना, है ना। तो आपको करना क्या है, ये डबल किया गया यानी दुगुना किया गया, 2 गुना किया गया, तो इस 2 का वर्ग कर दीजिए आप। कितना आ जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। जो उसका क्षेत्रफल होगा वो पहले के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। अगर ये पूछता है कितने गुना होगा या उसका क्षेत्रफल होगा, तो पहले का 4 गुना हो गया। अब ये अगर बोलता है कि कितने गुना बढ़ जाएगा, तो ये 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि मतलब 1 तो पहले से था ही, 4 गुना बढ़ा तो हो गया 4। पहले 1 था, 1 पाई था, 100 पाई था, कुछ भी था, तो अब हो गया 4 गुना बढ़ा गया। 4 गुना का मतलब बढ़ने का, पहले 1 था तो अब 4 हो गया। तो कितना बढ़ा? 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुना। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज ना होइए। 4 पाई से 8 पाई अगर परिधि की गई है तो क्षेत्रफल उसका पहले से 4 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कितने गुना बढ़ जाएगा, तो वो फिर 3 गुना बढ़ेगा, क्योंकि 4 माइनस 1 करेंगे आप। कितने गुना और कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना बढ़ेगा, कितने गुना हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दिया है n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है, तो n का मान क्या होगा?
n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान होगा। ठीक है, देखिए इसमें प्राकृत संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर। अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से शुरू होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। हाँ बस ये देखना माध्य 15 है, औसत 15 है, इसको औसत लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं था, माध्य लिख दिया। माध्य मतलब मीन, औसत, एवरेज कुछ भी है, लेकिन इनका पैटर्न क्वेश्चन का सेम रहता है। माध्य 15 दिया है, अब n का मान कितना होगा दिया है, n प्रथम n प्राकृत संख्याओं का। ठीक है, यानी फर्स्ट n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने जब एवरेज का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया गया था औसत में कि अगर क्रम से संख्याएं आ रही हैं, विषम संख्याएं हों, सम संख्याएं हों, चाहे आपके प्राकृत संख्याएं हों या पूर्ण संख्याएं हों, तो उनको हम एवरेज कैसे पता करते हैं, यानी एपी के फॉर्म में हो तो कैसे उसकी समांतर श्रेणी है तो उसको हम कैसे पता करते हैं, ट्रिक्स बताई थी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे माध्य 15 दिया है, माध्य n प्राकृत संख्याओं का माध्य दिया है 15 और ये नहीं पता है संख्याएं कितनी हैं, तो इसका मतलब है ये संख्या जब प्रथम n प्राकृत है तो पहली संख्या हमारी क्या होगी 1, और यहाँ तक कितनी होंगी, ऐसे करके 1 2 3 आप लिखोगे तो यहाँ पर 14 तो आएगी। यानी जो माध्य होता है वो बीच की संख्या होती है, तो इसके पहले 14 है, इसके बाद में 14 होंगी, तो 16 गिनेंगे तो 14 आपको आ जाएंगी। यानी इधर 14 है, इधर 14 है, 28 और एक ये बीच में 29। अच्छा, इसको आप करें कैसे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका दिया हो, जितना भी माध्य दिया हो, अगर शुरू से क्वेश्चन आपका लिखा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य, कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ पर 15 लिखा है, आपका 25 हो सकता है, 8 हो सकता है, 18 हो सकता है, 26 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी माध्य दिया है उसको गुणा 2 से करें और -1 कर दें। -1 इसलिए करते हैं क्योंकि कॉमन संख्या है ये बीच की, ये दुगने से एक उसमें कम कर देते हैं। तो 15 दूनी 30 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 29। और वैसे भी मैंने बताया आपको जो माध्य होता है, अगर क्रम से संख्याएं दी हैं, चाहे वो प्राकृत संख्या हो चाहे विषम हो कुछ भी हो, तो उसके पहले जितनी संख्या होगी उसके बाद में भी उतनी संख्याएं आती हैं। तो 15 के पहले प्राकृत संख्या होंगी 14 और इसके बाद में 14 होंगी, 14 14 28 और 1 29। और नहीं तो ज़्यादा बड़ी संख्या दी है तो सीधा करें, जो माध्य दिया है उसका डबल कर लें, 2 से गुणा करके -1 कर दें, तो आपका जितनी भी संख्याएँ हैं वो पता चल जाएगा। तो ये आ गया आपका 29। अब ये आ गया वो है कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। कोटि पूरक के बराबर हो। ठीक है, कोटि पूरक समपूरक 2 वर्ड होते हैं इसमें जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। या तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा वो कोटि पूरक से आपको पूछा जाएगा या समपूरक से पूछा जाएगा। समपूरक तो इसमें क्या होता है, जैसे 2 कोण दिए हैं ए और बी, तो इनका सम होता है 90। और इसमें अगर दिए हैं तो मान लीजिए x + y, ये हो गया 180। इसमें दोनों का योग 90 होता है, और संपूरक जब पूछेगा तो उनका दोनों का योग 180 होता है। ये तो बहुत आसान सा है कि कोटि पूरक के बराबर हो, यानी सम होता है 90 और दोनों कोण बराबर हैं तो 45 45 क्यों गए। जब भी बराबर हो तो आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। कितना आ गया 45 डिग्री। कोटि पूरक
में ध्यान रखना है कि दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है, समपूरक में दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब बराबर दिए तो 2 से डिवाइड कर दिया, या जो भी जैसा पूछा जा रहा वैसा आपको उसको हल कर देना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो आप ध्यान रखें, √7 + √6, √7 - √6 + 200 का मान है। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। √7 + √6, √7 - √6, मतलब ये है a + b a - b। तो इसको a + b a - b इक्वल टू होता है a² - b²। a है हमारा √7, इसका स्क्वायर कर दें, और b है √6, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस जो आगे लिखा है 200 लिख दें। तो a² - b² √7 का स्क्वायर 7। किसी भी नंबर में अगर रूट का साइन लिखा है, वर्ग मूल का साइन लगा है, तो उसका स्क्वायर करने पर वो अपने आप हट जाता है। तो ये हो गया 7, ये हो गया 6, और ये हो गया 200। 7 - 6 1 + 200 इक्वल टू क्या आ जाएगा 201। इसमें क्या था, कुछ नहीं था, इस करना क्या था, बस ये आपको इसकी बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। रूट है a + b a - b के फॉर्म में है, a² - b² हो गया, आपने सॉल्व कर दिया। बहुत से लोगों को ऐसे क्वेश्चन तो कर ही लेते होंगे, फिर भी हमें तो सभी लोगों को ध्यान में रख के बताना होता है। अब कुछ लोग ये ना करें कि बहुत आसान से क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके पेपर सेट में आए हुए हैं, और पेपर का पैटर्न इसी तरह का होता है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं और टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, कुछ आसान होते हैं, कुछ बहुत आसान होते हैं, और कुछ एवरेज क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली ऐसे ही पेपर में आते हैं। कुछ क्वेश्चन 1-2 हो सकते हैं पूरे सेट में जो थोड़ा समय लें आपको, नहीं तो अधिकतर बहुत ही आसान से क्वेश्चन रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा है √2, 4 पावर 1/3, 5 पावर 1/4, और नीचे लिखा है 3 की पावर 1/6। ठीक है, इसमें बताया गया है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चलिए इधर देख लीजिए, ये लिखा है √2। ये ध्यान रखिएगा, जैसे 1/3 लिखा है, इसका मतलब हो गया कि ये ऐसे हो गया, क्यूबिक रूट हो गया। और ये 5, इसमें 1/4 लिखा है, यानी यहाँ की पावर 4 हो गई, और ये 3 में लिखा है 1/6, तो ये पावर हो गई 6। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये ध्यान रख लें, ये आपको पता होगा कि यहाँ जब कोई पावर नहीं होती तो 2 मानी जाती है वर्गमूल में। तो आपको करना क्या होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है, और किसका, ये जो पावर लगी है 2 3 4 6, 2 3 4 और 6, तो इसका एलसीएम आपको पता होगा, निकाल लेंगे, 12 आ जाएगा। देखो 2 4 6 में 2 कॉमन होता है, और 2 6 या 12, क्योंकि इसमें 2 भी फैक्टर होता है और 3 भी होता है, तो 12 एलसीएम हो गया। अब करना क्या होता है हमको, जैसे एलसीएम आ गया 12, यहाँ पर अभी था 2, अब हो गया 12, तो इस 2 से इस 12 को डिवाइड किया जाता है, तो 6 बार जाएगा, तो 2 की पावर ही लगा दिया 6। ये जब हमने अभी पावर एंड इंडिसेस एंड सर्ट्स टॉपिक पढ़ाया था, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन अवश्य ही सॉल्व कर लेंगे। नहीं देखा है तो अभी बिना समय गवाए वीडियो अवश्य देखें, पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अब ये देखते हैं 3,
सब में एलसीएम वाला नंबर लिखना है पावर में। यहाँ भी 12 लिख दिया है, यहाँ भी 12, यहाँ पर लिखा था 4। अब 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पावर लगा दिया आपने 4। अब ये लिखा है यहाँ पावर 4 है, यहाँ भी 12 लिखा है, 5 4 3 जा 12 होता तो यहाँ पावर 3 कर दी। अब जो बच्चा है हमारा यहाँ 12 कर लिया, ये पावर है 6 और यहाँ है 3, तो इससे करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब आप 2 की पावर 6 करेंगे, ये 64 हो गया। 4 की पावर 4 करेंगे, ये 256 हो गया। 5 की पावर 3 करेंगे 125 हो गया। 3 की पावर 2 करेंगे 9 हो गया। क्लियर? वैसे भी देख रहे थे 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/6, तो सबसे यही क्लियर हो रहा था जिसके अपान में छोटा नंबर है वही छोटा होगा, बस इसमें नहीं था। तो इसको भी अगर आप चाहते तो ऐसे लिख सकते थे 2 की पावर 1/2, तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, सबसे छोटा नंबर 1/6 था। क्लियर कर सकते थे, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि बड़े नंबर दिए हों तो ये हमेशा ठीक नहीं काम आती है। तो आप ऐसे करके सॉल्व कर लें, क्या जो पावर है उनका एलसीएम ले लें और उसी के हिसाब से इनको फिर जो पावर थी और एलसीएम को डिवाइड करते गए, उतनी पावर अंदर के नंबर पे चढ़ाते गए। अब ये आ गया, ये 64 है, ये 256 है, ये 125 है, सबसे छोटा कौन हुआ? ये एलसीएम लेना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम सारे नंबर्स की पावर सेम नहीं करेंगे या तब तक हम ये नहीं पता कर पाएंगे कौन सा नंबर छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने जब एलसीएम ले लिया सारे की पावर इक्वल हो गई। अब जो भी अंदर हमारी वैल्यू आई है, जो छोटी है वो नंबर छोटा हो जाएगा, जो बड़ी है वो बड़ा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये हो गई आपकी 3 की पावर 1/6। लेकिन अगर इसी से पूछता कि सबसे बड़ी कौन सी होगी तो आपका ये हो जाता, यानी कि 4 की पावर 1/3। लेकिन अगर इसी को बोल देते या तो पावर इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी या फिर सबसे बड़ी, या बोल देंगे इसको आरोही क्रम में लिखो या इसको अवरोही क्रम में। तो आप समझ सकते हैं आरोही में क्या करते हैं, हम छोटे से शुरू करके बड़े की तरफ चले जाते हैं। अवरोही में क्या करते हैं, बड़े से शुरू करके छोटी की तरफ संख्या लिख देते हैं। तो अगर एक चीज़ आप पता करना सीख गए तो कुछ भी पूछा जाएगा वो आप कर लेंगे। ठीक है, ये लिखा है यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6 4 1 6 क्वेश्चन मार्क 3। क्वेश्चन मार्क बाद फुल स्टॉप है। 3 से विभाज्य हो, तो जो क्वेश्चन मार्क है के स्थान पर क्या आएगा या कौन सा अंक आएगा, या क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मेरा पहला वीडियो जो पढ़ा था नंबर सिस्टम का, उसमें मैंने जब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताई थी तो उसमें 2 से लेकर जितने भी नंबर की डिविजिबिलिटी होती है बुक्स में वो भी तो बताई थी। कुछ ऐसे नंबर 13 17 19 23 जिनकी डिविजिबिलिटी बुक में नहीं दी होती है या जिनके विभाज्यता का नियम आपको किताब में नहीं मिलता है, उसके बारे में भी बताया था। तो वो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इसको कर पाएंगे, नहीं देखा है तो आप देख लें। 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, इसका नियम ये होता है कि जितने ये अंक दिए हैं आप सबको प्लस कर लें। अगर वो 3 से पूर्णतः कट जा रहे हैं तो वो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। तो देखते हैं 5 1 6 3 9 2 11 4 15 1 16 6 22। अब जो 22 आया है वो संख्या हमारी 3 से पूरी डिवाइड नहीं होती है,
अगर डिवाइड हो जा रही होती तो इसकी जगह पे 0 आ जाता, हम कुछ नहीं करते, इसकी जगह 0 लिख देते, क्योंकि योग अगर डिवाइड हो जा रहा था 3, 0 अगर जोड़ेंगे तो भी वही अपरिवर्तित रहेगा। अब हमारा योग आया है 22, 3 से विभाजित करना है, तो हमें ये देखना होता है 22 के बाद कौन सा नंबर या कौन सी संख्या ऐसी है जो 3 से डिवाइड होती है। इससे बहुत आसान सी चीज़ है, 22 के बाद जब हम 3 से संख्या डिवाइड करते हैं या उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं तो 24 आती है जो 3 से डिवाइड हो जाती है। योग हमारा आ रहा है 22, संख्या उसके बाद की डिवाइड होती है वो है 24, तो 24 माइनस 22 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 2। यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर हम 2 लिख दें तो वो संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 ऑप्शन में ना दिया हो, ठीक है। अब 22 के बाद 2 रखने पर 24 आ रहा है, तो क्योंकि नंबर एक ही डिजिट का रखने हैं, जैसे कि 22 के बाद अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो क्या होगा 27, 5 रख सकते हैं ना, एक जगह पर हमारे क्वेश्चन मार्क है, एक अंक है 5 में, तो अगर हम 5 रख दें तो क्या हो जाएगा 27, तो भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 या 5 इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में दिया हो, या 8, क्योंकि 22 में अगर 8 हम जोड़ेंगे तो 30 होगा। एक अंक की सारी संख्याएं आप उसमें देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसमें जैसे कि 2 दिया ही नहीं है, 5 दिया ही नहीं है, 8 ऑप्शन में दिया है। मैंने क्या बताया, अंकों का योग किया 22 के बाद हमारी संख्या जो होती है 24 डिवाइड होती है, यानी उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 अगर दिया है तो सही हो गया। और 24 के बाद 27 होती है, यानी 22 5 27, तो 5 दिया होना चाहिए, 5 भी नहीं दिया है तो 22 8 30, क्योंकि 30 डिवाइड होती है। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया है 8, पहले ऑप्शन में दिया है 8, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आपको भी ध्यान रख लेना, नहीं आप ये कहो कि सर ने बताया था कि 22 के बाद 24 आता है तो हम इसकी जगह पर 2 रखेंगे। सपोज करिए क्योंकि संख्या 3 है से विभाजित करनी है, 3 6 9, एक अंक की 3 संख्याएं इससे विभाजित होती हैं, तो कभी कभी हो सकता है योग में आपको 3 ऑप्शन बन रहे हों जो, या 3 नंबर ऐसे आ रहे हों जिनको रखने पर वो संख्या 3 से विभाजित हो रही, तो उन तीनों को आपको चेक करना है। हाँ, नहीं तो जल्दबाजी में गलत नहीं करिएगा। अब आया 2 प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में है। 2 प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में है। यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा है। देखो अनुपात क्या दिया है, 6:11, ये दिया है अनुपात। लासा दिया है आपका 462 या 462, पता क्या करना है, मासा। ठीक, तो हमको क्या देखना होता है, जो अनुपात दिया है 6 और 11, क्या इनमें कुछ उभय निष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर है। तो आप देख रहे हो 6 और 11 में 1 या 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि जो 462 दिया है इसको 6 गुणा 11 यानी 11 और जो भी संख्याओं का अनुपात दिया है अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनके गुणनफल से आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करोगे ये 77 बार में हो जाएगा, 11 से इसको कर दोगे 7 बार में हो जाएगा और जो आएगा वही आपका
मासा या एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान सा ये ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 हो तो उन संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। मतलब ये बोला गया है दो संख्याएं हैं, दो कोई नेचुरल नंबर हैं, दो प्राकृत संख्याएं हैं, उनका योग 48 है और उनमें अनुपात कदापि नहीं होगा कि ये हो ही नहीं सकता है अनुपात उनका। दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 दिया है। अब इसमें ऑप्शन दिए, ऑप्शन से कर लेंगे। 1 2, एक में दिया है 3:5, दूसरे में दिया है 5:7, तीसरे में दिया है 2:6 और चौथे में दिया है 2:5। ठीक है, तो इसको देखिए ऑप्शन से करना है, बहुत आसान रहता है। बस आपको ध्यान इतना देना है कि दो प्राकृत संख्याओं का योग दिया 48 और इनमें बोला गया है कि इनमें कौन सा अनुपात कदापि नहीं होगा या हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा चेक करने के लिए देखते हैं, इनका योग कर लें। 3 + 5 8, 5 + 7 12, 2 + 6 8, 2 + 5 7। अब देखिए 8 से 48 डिविजिबल है, 12 से है, 8 से होगा, 7 से कभी नहीं होगा, तो ये अनुपात भी इसका कभी नहीं हो सकता। जो भी अनुपात दिया है उससे संख्याओं का योग डिवाइड होना चाहिए, तभी वो रेशियो या अनुपात संभव है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम अनुपात से चेक कर लें, अनुपात के योग से अगर संख्याओं का जो योग दिया है पूरा डिविजिबल है तब तो वो अनुपात हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये दिया है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 37 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम पलट जाता है। ये लिखा है 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो अंकों का क्रम उलट जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन जो दिए होंगे, ये संख्याओं का योग आप जानते हैं 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, लेकिन 099 नहीं। ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जिनके अंकों का योग 9 होता है। ठीक है, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81। अब ये बोल रहा है कि अगर उसमें 27 जोड़ दिया जाए तो इतना ध्यान रखो, अंक संख्या कोई भी हो,
जैसे 18 में कुछ जोड़ें तो 81 हो जाएगा, तो उसके अंक का क्रम उलट गया। यहाँ पहले 1 था, यहाँ आखिरी 1 आ गया, बाद में 8 था, पहले 8 आ गया। क्रम उलटने का मतलब ये हो गया, क्रम जो उल्टा ये इसके साथ उलट गया, ये इसके साथ उलट गया, ये इसके साथ उलट जाएगा और ये इसके साथ। लेकिन यहाँ पर इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कि आपको ये क्लियर हो जाए अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ। अंकों का योग जिनमें 9 होता है, ये केवल ऐसी 8 संख्याएं होती हैं, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81। अब इसमें लेकिन एक चीज़ और ध्यान देनी है, अंकों का योग 9 वाली तो संख्या इतनी हो गई, लेकिन यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। ऐसी कंडीशन में सिर्फ ये 4 संख्याएं पहले की बची, ये 4 संख्याएं तो आप पहले ही कंपटीशन से बाहर कर दीजिए, क्योंकि 54 है, 63 है, 72, 81, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो वो संख्या के क्रम नहीं बदल सकते हैं कभी। छोटी संख्या में आप कुछ जोड़ोगे तभी उसके क्रम बदलने के चांस रहते हैं, ठीक है ना। जैसे 18 में आपने 63 जोड़ दिया तो 81 हो गया। जैसे यहाँ 27 जोड़ने की बात थी, हो सकता बोल देता 63 जोड़ दें तो बदल जाते, तो आपका 18 आंसर हो जाता। अभी 27 है, बोलता 45 जोड़ने पर क्रम बदल जाता है तो 27 आंसर हो जाता, क्योंकि 45 जोड़ते 72 हो जाता। अब आ गया 36, 36 में 27 जोड़ दो 63 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 36। ऑप्शन उसमें दिए होंगे, जैसे कि इसमें ऑप्शन जो दिए हैं आपके 54, 27, 63, 36, ऑप्शन जो दिए हैं इसमें वो दिया है 54, 27, 63, 36। अभी मैंने क्या बताया कि 50 से पहले की 4 संख्याएं संभव है, 50 से बाद की संख्याएं नहीं। तो 50 के जो पहले का ये 2 तो पहले से आपकी ख़त्म हो गई, ये आपके कंपटीशन से बाहर हो गए। अब 2 बची हैं 27 और 36। 27 में अगर आप 27 जोड़ोगे 54 हो जाएगा, क्रम तो नहीं बदला। 27 के अगर अंकों क्रम बदलोगे तो 72 होगा, तो आपका क्या बचा 36 बचा। वैसे भी आप चेक कर लो, 36 में 27 जोड़ लो 63 हो गया, बदल गए क्रम, तो यही इसका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर लें तो जल्दी हो जाएगा। ये सीटेट 2013 का जून का पेपर जो हुआ है शिफ्ट में, वो कराया गया है। इसमें आप देखें वीडियो को, और अगर कुछ अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमियां नज़र आएँ तो सुझाव दें, उसका आपका हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।